नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी। राधेश्याम सिंह जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। धन्यवाद। सिंह साहब, जानना चाहते हैं सियासत में आने का फैसला आपने कैसे किया? हम लोग साधारण किसान परिवार के रहने वाले हैं और हम जिस जनपद के रहने वाले हैं जी वहाँ मूलभूत से सबसे ज़्यादा खेती गन्ने की होती है। जी और पढ़ने के बाद मुझे नौकरी भी मिल गई 85 में चीनी मिल पिपराइच में। और शुरू से ही राजनीति में किसानों की लड़ाई लड़ने में मन लगता था। प्रेरणा मिली थी गेदा बाबू से। स्वर्गीय बाबू गेदा सिंह जी हमारे पूर्वांचल के प्रदेश के देश के ऐसे नेता थे जो किसानों की बात करते थे। स्वर्गीय सिब्बल लाल सक्सेना साहब थे। इन लोगों से प्रेरणा लेकर के इन लोगों से प्रेरणा मिली और किसान की लड़ाई लड़ने का मैंने मन बनाया। 89 में मैंने लोकल स्तर पर एक किसान यूनियन का गठन किया और किसान यूनियन का गठन करने के बाद चूँकि समाज में सामंतवादी किस्म के लोगों का कब्जा था और वो लोग हमेशा समाज के कमज़ोर गरीब किसान को दबाना चाहते थे। उनके लिए मैं संघर्ष करता था, लड़ता था, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे। और जब हमें अपने नौकरी से फुर्सत मिलती थी तो हम किसानों के हित के लड़ाई के लिए, उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए हम गांव में निकल जाते थे। हम ऐसे गांव के भी रहने वाले हैं कि मेरा विधानसभा अनुसूचित सीट रहा, निबुआ नौरंगिया विधानसभा। मुझे भी राजनीति में शौक़ नहीं था कि मुझे विधायक और सांसद बनना है। जनसेवा मेरे भावना में थी। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे और पढ़ने के बाद जब मुझे नौकरी मिली तो गन्ना विभाग में हमको नौकरी भी मिल गई। बीएससी एजी हमारा क्वालिफ़िकेशन था। 89 में जब मैंने किसान यूनियन बना करके और राजनीति शुरू किया तो देश में पहला ज़िला मेरा है पूरे देश में जहाँ 9 चीनी मिल, और वो सभी चीनी मिलें आज़ादी के पहले, कोई 1932 में लगा, कोई 1930 में लगा, कोई 1928 में लगा। छोटे से जनपद में कुशीनगर में 9 चीनी मिल अंग्रेज़ों के ज़माने में मिला। किसान गन्ना पैदा करेगा, उसको समय से पेमेंट मिलेगा, वो अपने बेटी की शादी करेगा, परिवार की दवाई कराएगा, बच्चों की पढ़ाई कराएगा। लेकिन सरकारें आती गईं और चीनी मिलों पर चाबुक चलना शुरू हुआ। पहली बार 1996 में। सिंह साहब, मैं आपको रोक के पूछना चाहता हूँ, 1992 में रामकोला जो किसान आंदोलन हुआ, उससे आपने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरी। कहा जाता है कि राधेश्याम सिंह जी का राजनीतिक निर्माण इसी रामकोला किसान आंदोलन से हुआ। और इस आंदोलन में उस समय बीजेपी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। बाबू अंबिका सिंह जी उस समय आपके यहाँ विधायक थे और गन्ना राज्य मंत्री हुआ करते थे। सूर्य प्रताप शाही साहब उस समय उत्तर प्रदेश की काबीना में हुआ करते थे। कहते हैं कि उस गन्ना आंदोलन में 2 किसान शहीद हुए। बड़ी जिस तरह वो वाकया हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में उस आंदोलन को सुर्खियां मिली और उसकी लीडरशिप आपके हाथ में थी। उस जमाने में चाहे राजेश पायलट साहब हों, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत जिनको किसान संत कहा जाता था, महेंद्र सिंह टिकैत हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे वीपी सिंह जी हों, ये सारे लीडरान आपको मिलने आए। वहाँ से आपके राजनीतिक अस्तित्व अमल में आया, ऐसी जनश्रुति है। कैसे देखते हैं रामकोला किसान आंदोलन? रामकोला गन्ना किसान आंदोलन 10 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया था।
और चीनी मिल मालिक ने इस बात का ऐलान कर दिया जी कि न हम गन्ने की कीमत देंगे और न हम चीनी मिल चलाएंगे। हम लोगों ने अगस्त के महीने में आंदोलन की शुरुआत किया और लगातार हम लोग धरना देते रहे लोकतांत्रिक तरीके से। कभी सड़क जाम करके हम लोग प्रशासन सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए, कभी हम लोगों ने रेल चक्का जाम करके प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट हम लोग कराए। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वहाँ के स्थानीय विधायक जो गन्ना राज्य मंत्री थे श्री अंबिका सिंह जी। आंदोलन के 23 दिन बीत जाने के बाद इन लोगों ने जबरन मुझे गिरफ्तार करके और किसानों को गिरफ्तार करके रामकोला थाने में ले जाके बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बेरहमी से पिटाई शुरू किया। लाठियों से इन लोगों ने हमारे साथ जो आंदोलनकारी किसान थे, राहगीर थे, सबको घेर करके लाठियों से पीटने का काम किया। कर्फ्यू लगा। हमारा एक किसान वहीं शहीद गेट पर ही शहीद हो गया और एक किसान देवरिया की जेल में हमारे साथ शहीद हुआ। और जो भी हमारे साथ आंदोलनकारी थे और किसान थे, सबको मरा हुआ जान करके पुलिस वालों ने भेजा देवरिया जेल में। हम लोग 1 हफ्ते अस्पताल में रहे, उसके बाद जेल में रहे। इस आंदोलन के बाद हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोग से मिलने देवरिया जा रहे थे। रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हो गई और नेताजी को बनारस की जेल में बंद किया गया। उनके साथ तमाम प्रदेश के बड़े बड़े नेता बंद हुए। और रामकोला आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन था कि रामकोला में एक मंच पर 3 पूर्व प्रधानमंत्री एक साथ सभा किए हों। देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह जी। राजेश पायलट जी आए, कल्पनाथ राय जी आए और पूरे प्रदेश में समाजवादी साथियों ने नेताजी के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन किया। और उसी आंदोलन में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी भी इलाहाबाद के जेल में बंद थे। उसी दौरान उनके पत्नी का निधन भी हो गया, लेकिन वो अंतिम संस्कार में नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश के सभी समाजवादी साथियों को अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम स्वयं जेल से बाहर नहीं जाएंगे। ये बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को देखते हुए चूँकि गन्ने की राजनीति, किसान की राजनीति हम लोग के रगों में है। चौधरी साहब चरण सिंह जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, गेदा बाबू, जिनको हम लोग और हमारे जैसे लोग जो आंदोलन में विश्वास करते हैं, हम लोग इनको आदर्श मानते हैं। टिकैत साहब भी आए, जेल में मिलने भी गए हम लोगों से। और पूरे देश में ये किसान आंदोलन चला गया। आज भी बीजेपी की सरकार है। अपने हक के लिए लड़ने वाले नौजवानों पर किस तरह से लोकतंत्र में लाठी चलाई जा रही है। और मैं जिस जनपद से आया हूँ, दुर्भाग्य है कि वो 9 चीनी मिलें जो अंग्रेज़ों ने हमें विरासत के रूप में दिया था कि किसान उन्नति के रास्ते पर जाएंगे, आज के समय में उसमें से 4 चीनी मिल बंद हो गई।
ये भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीनी मिल बंद हुई और बसपा की सरकार में चीनी मिलों को बेचा गया। एशिया की बड़ी चीनी मिल हमारे कुशीनगर जिले में आज़ादी के बाद हाटा में नेताजी ने लगाया और आज हमारे जनपद में लगभग 140 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है एक जिले में। और ये भी दुर्भाग्य है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है गन्ने की कीमत 1 रुपया नहीं बढ़ाई गई, जबकि 2012 में जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो 220 रुपया श्री मनमोहन सिंह जी ने तय किया और 2014 में श्री मोदी जी आए, लगा कि ये समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समर्थन मूल्य मोदी जी ने इसलिए नहीं बढ़ाया कि हम जब समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाएगी और किसान इस पार्टी से दूर हो जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को किसानों की तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि जब चीनी का रेट 23 रुपया प्रति किलो था और केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य 220 रुपया था तो हम लोगों ने 315 रुपया कुंटल गन्ने की कीमत दिया और आज समर्थन मूल्य 280 रुपया हो गया, फिर भी 3 सत्र हो गया, 1 रुपया भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया। इसके लिए कई बार हम लोगों ने मांग भी किया, समय समय पर हम लोग आंदोलन भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार जिस सरकार में आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, विपक्ष न हो तो सत्ता सजग कैसे रहेगी, लेकिन ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। 92 का जो हमारा किसान आंदोलन था वो पूर्वांचल नहीं देश के किसानों को एक दिशा दिया था और चौधरी साहब का भाषण मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था रामकोला में सभा करके कि यहाँ नौकरशाह इसलिए निरंकुश हैं कि यहाँ के किसानों का जूता कमज़ोर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लड़ाकू है, आंदोलन में विश्वास करता है, आंदोलन करता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान सहमा हुआ है, डरा हुआ है। किसान को लाभकारी मूल्य न धान का मिला, न गेहूं का मिला, न गन्ने का मिला। ये राजनीति हम किसान यूनियन के माध्यम से हम अपने ज़िले और मंडल तक हम इस लड़ाई को लड़ते थे। सिंह साहब 1996 में आपने पहली बार समाजवादी पार्टी से टिकट का आवेदन भी किया था। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, उस समय आप टिकट से वंचित रह गए। आप इंडिपेंडेंट सदन में पहुंचे और लगभग 72,000 वोट मिला। उस समय कहा जाता है कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह से भी 4,000 वोट आपको ज़्यादा मिला था। कैसे देखते हैं 1996 के विधानसभा चुनाव को? देखिए, जब मैं आंदोलन किसान हित में लड़ना शुरू किया तो किसानों ने और मेरे साथियों ने हमें राय दिया कि आपको ताकत की ज़रूरत है और आपको विधानसभा में किसानों की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो 96 में मैं नेताजी से मिला और मैं विधानसभा का टिकट का प्रयास किया, क्योंकि उस समय जनता दल और समाजवादी पार्टी अलायंस हुआ था, जबकि नेताजी रामकोला को बहुत महत्व देते हैं।
10 सितंबर को रामकोला में गोली चली और नेताजी बनारस की जेल में बंद हुए और जेल से छूटने के बाद उन्होंने सभी समाजवादियों को इकट्ठा किया और कहा कि हम समाजवादी पार्टी का गठन करेंगे। और 4 अक्टूबर को रामकोला गन्ना आंदोलन के बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और हम नेताजी से जुड़े, नेताजी से प्रभावित हुए, क्योंकि नेताजी किसान की बात करते थे, नेताजी गरीब की बात करते थे, कमजोर के लिए लड़ते थे। और 96 में किन्हीं परिस्थितियों में नेताजी ने हमें टिकट नहीं दे पाए। नेताजी से मैं आशीर्वाद लेकर के और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, जबकि मेरा विधानसभा अनुसूचित रिजर्व था नीबू और नौरंगिया। मैं रामकोला से विधानसभा से चुनाव लड़ा। रामकोला की जनता को आज भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि निर्दल जिताया लोगों ने। और मैंने जनता का सम्मान बेचा नहीं, मैंने तो देखा कि निर्दल जीत के आने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग लाल बत्ती के चकाचौक में और भारतीय जनता पार्टी सिंह साहब कहा जाता के है लोगों नेताओं से पैसा लेकर के उस समय लोग पार्टी में शामिल हुए। हमें भी ऑफर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए। 13 लोग हम लोग निर्दल जीत के आए थे। 13 लोगों में 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए और हम अकेले विपक्ष में खड़े हुए। उस समय हमारे सम्मानित पत्रकारों ने हमसे एक सवाल किया कि आखिर में निर्दल जीत के आने के बाद आप विपक्ष में क्यों हैं। मैंने कहा मैं उस सरकार को समर्थन नहीं दे सकता जो सरकार किसानों की हत्यारी है। मैं उस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को समर्थन नहीं दे सकता जो सरकार किसानों पर लाठी चलवाई है। हम उस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जिस सरकार ने पड़ौना में और पूर्वांचल में चीनी मिलों को बंद किया। हम उस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जो किसान की बात नहीं करते। हम उस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जो जाति और धर्म की बात करते हैं, जो किसान की बात नहीं करते हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है। जो इस धरती के सीने को चीर करके अन्न पैदा करता है, पूरे दुनिया के लोगों को भोजन देने का काम करता है, ये अन्नदाता है, ये भगवान है। हम लोग इंसान और इंसानियत की राजनीति करते हैं, इसलिए हम विपक्ष में रहना स्वीकार किए और हमने लाल बत्ती को और उनके पैसे के भी आश्वासन को मैंने ठुकराया उस समय, और मैं विपक्ष में रहना स्वीकार किया और नेताजी के साथ रहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ। रामकोला आंदोलन के बाद ही मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाने का, बेगम हजरत महल पार्क में जो पार्टी का स्थापना सम्मेलन हुआ, उसकी जो नींव रखी गई, उसकी बुनियाद कहीं न कहीं रामकोला किसान आंदोलन से और राधेश्याम सिंह जी के किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। अपने आप को इन क्षणों में आप गौरवान्वित कैसे महसूस करते हैं कि उस आंदोलन ने नींव डाली समाजवादी पार्टी के गठन की? हमें खुशी है कि रामकोला के बहादुर किसानों ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन से गेदा बाबू के और सिम्मालाल सक्सेना जी के आंदोलन को ताज़ा किया और नेताजी ने उस आंदोलन का समर्थन करके और पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करके किसानों के हित में खड़ा होने का काम किया। और 4 अक्टूबर को बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और नेताजी किसी भी सभा में, कहीं भी राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात को कहते थे कि रामकोला आंदोलन के बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। ये तो मेरे लिए नहीं, पूर्वांचल के हर किसान के लिए गौरव की बात है कि रामकोला के आंदोलन के बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। ये समाजवादी पार्टी किसान की बात करती है, कमज़ोर की बात करती है, मजदूर की बात करती है, नौजवान की बात करती है।
और इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ हम हैं निर्दल जीत करके। और फिर 2002 में हम समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते और फिर समाजवादी पार्टी में रहे और आज भी समाजवादी पार्टी में हैं। सिंह साहब 2002 आप समाजवादी पार्टी से जीते, सीटें बदलती रही, रामकोला, हाटा, सीटें बदलती रही। 2007 में आप 11-1200 बहुत कम मार्जिनल वोट से लूज कर गए, 7 भी लूज कर गए, 17 भी लूज कर गए। कहाँ चूक हुई 2007 में और ये 2017 के असेंबली में? देखिए 2007 में 96 से 2007 तक 10 साल मुझे रामकोला में काम करने का अवसर मिला। 7 साल तो मैं विपक्ष में रहा, 3 साल नेताजी के कार्यकाल में 2003 से 7 तक 3-4 से 7 तक सत्ता में रहने का अवसर मिला। रामकोला में मैंने ऐतिहासिक विकास का काम किया है, चाहे नदी पर पुल बनाने का सवाल हो, एक नदी पर 4-4 बड़े पुल का निर्माण, चाहे 2 टाउन एरिया है रामकोला विधानसभा में, दोनों टाउन एरिया में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाया। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव को मैंने सड़क मार्ग से जोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन जनता का फैसला सर्वमान्य है और 2007 का चुनाव में बहुत कम वोट से चुनाव हार गया। लेकिन 2007 का चुनाव हारना उतना अफसोस नहीं हुआ जितना कि परिसीमन में क्षेत्र बदल गया और क्षेत्र बंटने के बाद 2012 में हमें हाटा विधानसभा में काम करने का अवसर मिला। हमने हाटा के लोगों से कहा था, हाटा पूर्वांचल और प्रदेश का सबसे पिछड़ा विधानसभा था, जहाँ सड़कें नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे, बिजली का कोई इंतजाम नहीं था, गरीब की बात नहीं सुनी जाती थी। मैंने 2012 में जनता को विश्वास दिलाया कि यदि हम चुनाव जीतेंगे तो हाटा विधानसभा की तस्वीर को विकास करा करके हम बदलने का काम करेंगे। और हमें कहने में अपने आप को गौरव महसूस हो रहा है कि मैं एक बार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में ले जाने का अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल करके हाटा विधानसभा में जो भी मैंने मांगा, बड़ा बड़ा काम, जैसे एक दिन में 2 बड़ा तहसील, एक दिन में 2 बड़ा तहसील उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं हुआ होगा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में कप्तानगंज और खड्डा को तहसील दिए। हाटा जो टाउन एरिया था उसको नगर पालिका बनाए। पूर्वांचल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो उस समय 2015 में 140 करोड़ की लागत से बना, 220, 132 और 33 केवीए का एक जगह प्लांट हमारे हाटा के पट्टन गांव में लगा, 15 एकड़ जमीन में। और डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, ITI स्कूल, पॉलिटेक्निक स्कूल, पुलिस फायर सब स्टेशन, हाटा में एक बड़ा डांग बंगला और 86 गांव मैंने अपने कार्यकाल में हाटा में लोहिया ग्राम सभा में चयनित करवाया। 25 ग्राम सभा मैंने जनेश्वर मिश्र योजना में काम करवाया। और नेताजी की सरकार में मंत्री रहे, अखिलेश जी के साथ रहे, मेडिकल एजुकेशन जैसा बड़ा महकमा आपके पास रहा। मंत्रालय में रह करके आपने उत्तर प्रदेश को कौन सी ऐसी चीज़ें दी जो बताई जा सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश को लेकर के संदर्भित? पहले ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाए।
हाटा विधानसभा में हमको 5 साल का समय मिला जी। और 5 साल में हमने जनता से जो भी वादा किया था मैंने उसे पूरा किया। और जिन सड़कों को मैंने बना दिया उन सड़कों की मरम्मत इस समय नहीं हो पा रही है। और 2017 का चुनाव हम क्यों हार गए आपने पूछा है। जाति और धर्म की जो राजनीति चल रही है वो विकास पर भारी है। अगर विकास को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा होता तो विश्व की सबसे बड़ी अच्छी योजना समाजवादी पेंशन माननीय अखिलेश जी ने दिया, नौजवानों को लैपटॉप दिया, बेटियों को 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया, नौजवानों को रोजगार दिया और विकास के बड़े बड़े काम हुए। बड़े बड़े नदियों पर बड़े बड़े पुल बने, तहसील बने, जिला बना, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा गया। लेकिन मोदी जी का एक झूठ हम लोगों के विकास पर भारी पड़ गया। हमारे जिले में भी मोदी जी ने कहा था सीना ठोक करके कि आप लोग हमारी सरकार बना दीजिए और मेरी सरकार अगर बनी केंद्र में तो मैं 100 दिन के अंदर पड़ौना की चीनी मिल चला दूंगा जो बंद है। मैं आपके प्राइम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों के सामने, प्रदेश के लोगों के सामने, कि अगर कोई प्रतियोगिता करा दिया जाए कि झूठ बोलने वाला कौन नेता है हमारे प्रदेश में और देश में, तो मोदी जी नंबर 1 आएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 100 दिन में पड़ौना की बंद चीनी मिल चलवा दूंगा। 6 साल हो गया, पड़ौना की चीनी मिल नहीं चली। हमारे ज़िले में एक भी चीनी मिल जो बंद है उसको नहीं चला पाए। सीना ठोक के कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। नौकरी देना तो दूर, आज सबसे ज़्यादा नौजवान लाठी से पीटे जा रहे हैं। आज आधा दर्जन जगहों पर हमारी बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। मीडिया वालों को रोका जा रहा है, नेताओं को रोका जा रहा है, सच बोलने से रोका जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है। हम कहते हैं कि हम गांधी जी का 151वां जयंती अभी मनाया है। गांधी जी अगर लाठी के ताकत से और अहिंसा के दम पर देश को आज़ादी दिला सकते हैं तो उनका सपना था कि गरचे देश बनाना है तो पहले गांव बनाना होगा। गांव का उन्नति नहीं होगा तो देश की उन्नति नहीं हो सकती। ये गांधी जी ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान के जय किसान का नारा दिया था। किसान अगर भूखा होगा, किसान दुखी होगा और सीमा पर जवान दुखी होगा तो देश दुखी होगा। आज सबसे ज़्यादा दुखी किसान है। किसानों के उसके उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उसको लाभकारी मूल्य चाहिए ताकि वो अपने बेटे की पढ़ाई करे, बेटी की शादी करे। किसानों को उसके उपज का दाम चाहिए। और समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में रही है किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य भी दिया है। पूर्वांचल में सबसे बड़ी चीनी मिल हाटा में नेताजी ने लगाया। वो चीनी मिल 35 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अगर कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में अगर हाटा की तरह एक एक चीनी मिल लग गया होता और एक एक चीनी मिलें 35-35 मेगावाट बिजली पैदा करती तो 150 से ऊपर मेगावाट बिजली पैदा हो जाता हमारे ज़िले में। ऐसे हर ज़िले में अगर इन लोगों ने काम किया होता तो आज प्रदेश विकास के रास्ते पर जाता। इसलिए झूठ बोलने वाले को जनता ने सत्ता दिया। ये लोग झूठ बोल करके आए हैं। ये लोग जनता का कोई काम नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी ने आपको 2014 का पार्लियामेंट भी लड़ाया और कैसे देखते हैं वो जो पार्लियामेंट का चुनाव, चूंकि इस बार अलायंस था, इस बार आप नहीं चुनाव लड़ रहे थे, 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में
कहाँ चूक हुई? अब 2014 के चुनाव में मैंने आपसे पहले ही कहा कि जाति और धर्म के राजनीति पर विकास हल्का है, और जब तक जाति और धर्म हावी होगा हमारे ऊपर तब तक आपको नेता नहीं मिलेगा। जनता को जाति और धर्म की राजनीति से अब अलग होना पड़ेगा। अब जनता के हित के लिए जो काम करेगा, जनता के हित के लिए जो लड़ेगा, जो जनता के हित के लिए खड़ा होगा, उसे जनता आगे करेगी, तब जनता के हित में काम हो पाएगा। सिंह साहब, देश में जवानी, पानी, किसानी संकट में है। आप किसानों के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े नेतृत्व के रूप में देखे जाते हैं। लगातार आप संघर्ष करते चले आए हैं किसान सियासत पर। अब क्या स्थिति है? किसान आंदोलन, किसान राजनीति और समाजवादी पार्टी पे किसानों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी पहले आपका सवाल था कि मुझे लगभग 1 साल मंत्री रहने का अवसर मिला, मेडिकल एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि अपने कम समय के कार्यकाल में बस्ती में, फैजाबाद में, शाहजहांपुर में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार, नेपाल और पूर्वांचल के लगभग 15 जिले जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। हमें खुशी है कि जब हम मंत्री बनाए गए तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत होती है मस्तिष्क ज्वर से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 500 बेड का अस्पताल स्वीकृत किया बच्चों के लिए, और बन के तैयार भी हो गया, जिसका अभी मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 करके उसका उद्घाटन किया। गोरखपुर में कैंसर के जांच का कोई इंतजाम नहीं था। देहात में गरीब है जिसके पास पैसा लखनऊ, दिल्ली, बनारस जाने का नहीं है, उसके लिए मैंने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से, और एक अलग विभाग बना। क्वाड मशीन खरीद के गई, नया एमआरआई मशीन गई, आधुनिक तौर तरीके से पैथोलॉजी गई। मैं आपसे के माध्यम से कहूँगा कि 1.5 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया। 15 नए मेडिकल कॉलेज हमारे सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी की देख रेख में, उनके नेतृत्व में बना। चाहे आपका लोहिया हॉस्पिटल का अपग्रेड करने का सवाल हो, बना। पीजीआई में नए बिल्डिंग और बेड बढ़ाने का सवाल हो, तो समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। और नेताजी ने डॉक्टर लोहिया जी के उस सपने को साकार भी किया कि डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। तो पर्ची का दाम 1 रुपया 8 रुपये से घटा करके हमारी सरकार ने किया। और कोई भी गंभीर बीमार व्यक्ति आवेदन कर दिया या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लिख दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने राज्य के कोष से उसके दवा का पूरा इंतजाम किया। पैसे के अभाव में कोई गरीब इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ा। और कम समय में समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अकेले लगभग 450 करोड़ का काम किया। वहीं गोरखपुर में एम्स के लिए सबसे महंगी जमीन मेरे अनुरोध पर माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिया एम्स के लिए। अगर हम लोग एम्स के लिए ज़मीन नहीं देते तो एम्स का निर्माण कैसे होता। लेकिन अभी वो अधूरा है, केंद्र सरकार ने उस पर बजट नहीं जारी किया। हमारी मांग है कि मोदी जी ने जब उसका शिलान्यास किया तो सौभाग्य से हम भी शिलान्यास में थे,
और उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के अंदर इसका उद्घाटन करेंगे, फर्टिलाइज़र का और एम्स का। दोनों अभी अधूरा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े काम किए। आप शहीद पथ पर चले जाइए, देखिए, एक तरफ स्टेडियम देखेंगे, वेदांता देखेंगे, आप पुलिस हेडक्वार्टर देखेंगे, कैंसर हॉस्पिटल देखेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने जहां गांव में सड़क बनवाने का काम किया, शहर में सड़क बनवाने का काम किया, वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम समाजवादी पार्टी ने किया। सिंह साहब, कुछ व्यक्तिगत सवाल। आप हाटा से चुनाव लड़ते हैं, बगल की खड्डा विधानसभा भी आपके प्रभाव क्षेत्र में आती है। आपके बेटे रणविजय सिंह सियासत में हैं, समाजवादी जनसभा के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। एक पार्लियामेंट लड़े हैं, तो चूंकि पूरी पार्लियामेंट में आपकी मूवमेंट है, कैसे देखते हैं 2022 की आपकी अपनी तैयारियां कैसे, बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पे, क्योंकि जन आंदोलन की प्रोडक्ट रहे हैं आप, तो 22 को लेकर के क्या संजीदगी? अब 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा और जहाँ से टिकट देंगे वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे और उनके आदेश का हम पालन करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम लोग संघर्ष पर विश्वास करते हैं और संघर्ष आज भी हम लोग का जारी है। पूरे जनपद में या गोरखपुर मंडल पूर्वांचल में कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उस पर मैं बोलता भी हूँ और लड़ता भी हूँ, और यही हमारी पहचान है। हमने कभी जाति और धर्म को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, और जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग महलों में रहते हैं, और महल में रहने वाले लोगों से मेरी लड़ाई चलती है। और हम गरीब के बीच में रहते हैं, किसान के बीच में रहते हैं, नौजवान के बीच में रहते हैं, व्यापारी के बीच में रहते हैं, और व्यापारी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। सिंह साहब, आप संघर्ष की कोख से जन्मे सियासतदान रहे हैं। जो कृषि बिल अभी आए हैं पार्लियामेंट में, जो पास हुए हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं मोदी जी। इन्होंने कहा कि हम देश नहीं बिकने देंगे। एक एक करके सभी सरकारी संस्थाओं को ये प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं। ये बिल किसानों के ज़मीन को उद्योगपति खरीदेगा, वो अपने ढंग से उसके फसल का मालिक होगा, ये किसान नहीं होने देगा। किसान अपने खेत का मालिक स्वयं है, और किसान अपने खेत में अपने स्वयं खेती करेगा, और इनका बिल भी पास हो जाएगा तो हम किसानों से आह्वान भी करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हम लोगों के ज़मीन को लेने और उसको गिरवी रखने की नीयत से आएंगे, तो हम लोग उनको गांव में ही बंधक बनाने का काम करेंगे। उद्योगपतियों से सोशलिस्ट लड़ता है, ये आरएसएस वाले नहीं लड़ पाएंगे। हम लोगों ने हमेशा समाज के उन लोगों से लड़ा है जिन लोगों ने समाज का हमेशा उत्पीड़न करने का काम किया है, उन लोगों से हम लोग लड़े हैं। इसलिए हम लड़ाई और संघर्ष, आंदोलन, गरीब की सेवा पर हम लोग विश्वास करते हैं। राजनीति में पद मिले या न मिले, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ना हम लोगों का फर्ज है और कर्तव्य है। सिंह साहब, नेताजी के साथ लंबा समय सियासी जीवन में रहा आपका, ऐसी कोई एक चीज़ जो शेयर करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, जो पूरे जीवन आपको याददाश्त बनाए रखेगी, ऐसे कोई पॉलिटिकल संस्मरण? अब जिसकी शुरुआत आपने किया है जी, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, रामकोला आंदोलन की, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ, उससे बड़ी चीज़ है। तो रामकोला आंदोलन में पुलिस ने गोली चलाई किसानों पर, लेकिन आंदोलन के बाद वो पूरे मामले को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराई जा रही थी, और न्यायिक जांच के लिए जब अदालत लगता था कसिया में, तो
हमारे क्षेत्र के जितने प्रभावशाली और बड़े और संपन्न लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो चीनी मिल उद्योगपतियों के साथ खड़े हो गए और उन लोगों ने गीता पर कसम हाथ रख के कसम खाया और सभी लोगों ने बयान दिया कि किसान जिसकी मौत हुई है वो पुलिस की गोली से नहीं हुई है, राधे श्याम सिंह ने स्वयं गोली चलाई। हमारे क्षेत्र के बड़े लोगों ने, सामंतवादियों ने, जिन लोगों ने अंग्रेजों की भी दलाली किया और देश की आज़ादी के बाद गरीबों का शोषण किया, वो लोग एक मंच पर आ गए और न्यायिक जांच में इन लोगों ने मेरे खिलाफ खुल के मेरे खिलाफ गवाही दिया और उस बुनियाद पर हमारे साथ सैकड़ों किसान जेल में बंद थे, उनकी सज़ा भी हो जाती है अगर झूठी गवाही लोग दिए थे। नेताजी 94 में मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले हम उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो। हमने कहा लड़ाई किसान हित में हुआ, जिसमें आपका आशीर्वाद भी रहा, आप जेल भी गए, पार्टी भी बनी, मुख्यमंत्री भी बने और इसमें न्यायिक जांच चल रही है और बड़े लोग उद्योगपति के साथ खड़े हैं। हम किसान की लड़ाई लड़े हैं, पेमेंट तो सबसे ज़्यादा बड़े लोग ही पाए, गरीब किसान बेचारा क्या पाया, 1 पर्ची 2 पर्ची का पेमेंट पाया। नेताजी ने एक लाइन में वो मुकदमा वापस ले लिया। दूसरा नेताजी ने काम किया, आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, इसको हम कम शेयर करते हैं लेकिन आपने पूछा जी। जब हम नौकरी करते थे पिपराइच चीनी मिल में तो 85 में मुझे नौकरी मिल गई और जब रामपोला कांड हुआ, गोली कांड हुआ, रामपोला में गन्ना आंदोलन हुआ तो गन्ना मंत्री थे श्री हनुमंत सिंह जी और गन्ना राज्य मंत्री थे श्री अंबिका सिंह जी और मुख्यमंत्री थे माननीय कल्याण सिंह जी। इन लोगों ने मेरा स्थानांतरण कर दिया छाता, मथुरा के पास, ताकि ये छाता रहेंगे तो किसान आंदोलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं एक दिन ही नौकरी करूंगा, पिपराइच में करूंगा। मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनसे कहा कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है छाता पिपराइच से और पिपराइच में हम नौकरी करना चाहते हैं। तो नेताजी हंसने लगे। नेताजी ने कहा कि तुम इतना बड़ा आंदोलन किए और राजनीति करोगे कि नौकरी करोगे, 5 मिनट में सोच के बताओ। किनारे बैठ गए हम। फिर 5 मिनट बाद आए तो नेताजी ने कहा क्या सोचे। हमने कहा नौकरी करेंगे। तो उन्होंने मेरे एप्लीकेशन पर लिख दिया और मुझे नौकरी मिल गई फिर पिपराइच में। और 1996 में जब मैं एमएलए हुआ तो मैं नौकरी छोड़ा। ये मेरी जिद थी। इसलिए किसान आंदोलन से जुड़ा रहने के नाते, एक सोशलिस्ट विचारधारा होने के नाते, संघर्ष हमारी पूंजी है इसके नाते हम इस बात को कहते हैं कि किसान की लड़ाई आजीवन लड़ते रहेंगे। मैं पद पर रहूं या न रहूं, सरकार किसी की हो, किसानों की उपेक्षा होगी तो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। जो मेरे आदर्श हैं उनको आदर्श मानते हुए गांधीवादी तरीके से किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद सिंह साहब। ये थे पूर्वांचल के किसान, दिग्गज किसान नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी। शख्सियत के अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।